नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। पिछले 24 सालों में हुए 4 लोकसभा चुनाव में आपदा कभी भी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाई। राजनीतिक दलों की उपलब्धियां, राष्ट्रीय और राज्य की अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दों के शोर में आपदा का मुद्दा हमेशा छोटा ही साबित हुआ। जबकि हिमालय राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता आया है। केदारनाथ आपदा, रैणी आपदा, जोशीमठ आपदा जैसी तमाम ऐसे जख्म हैं जिसमें सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए हैं। हजारों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान अलग से हुआ है। इन आपदाओं के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए फौरी तौर पर सरकारों ने प्रयास तो किए, लेकिन आपदाओं के जोखिम को कम करने के उपाय के बारे में राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों ने कभी गंभीर चुनावी चर्चा नहीं की। लगातार दरकते पहाड़, खतरों के साए में जी रहे लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आपदा को कब मुद्दा माना जाएगा। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। चौबीस के रण का शंखनाद हो चुका है और रण में जनता का दिल जीतकर एक दूसरे को पटकनी देने के लिए पार्टियों ने चुनावी कसरत शुरू कर दी है। इस चुनावी बेला में चुनावी मुद्दों को लेकर बात होने लगी है, लेकिन चुनावी मुद्दों में उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक विषमताओं को जगह नहीं मिल पा रही है। जहां पहाड़ के लोग पहाड़ जैसा जीवन आज भी जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इस राज्य के मूलभूत मुद्दे चुनावी मुद्दों में पीछे छूट गए हैं। उत्तराखंड राज्य में हर साल आपदा जान और माल दोनों का नुकसान करती है, लेकिन इस चुनाव में उसकी कहीं बात नहीं हो रही है। हर साल राज्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान होता है। अगर 20 साल का इतिहास देखें तो करीब 5,700 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपदा से होने वाले नुकसान का आंकड़ा अभी बढ़ रहा है। 2020 से 2023 तक 4 साल की अवधि में उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 213 लोग हताहत हुए, जबकि 5,275 लोग प्रभावित हुए। 553 पशुओं की जान गई, 301 घर टूट गए, 68 गांव प्रभावित हुए, 40 पुल टूट गए और 4,990 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। हर साल 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान इन आपदाओं की वजह से राज्य को होता है। उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से भी अति संवेदनशील राज्यों में आता है। यहाँ पर हर साल भूकंप के कई झटके आते हैं, लेकिन अभी भी इस पर गंभीर राजनीति नहीं हो रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं से जब इस बाबत पूछा गया तो उनके पास इसका कोई सुलझा हुआ जवाब नहीं था। उत्तराखंड का जनमानस जानता है कि कौन से मुद्दे उनके हित में हैं और कौन से मुद्दे जो है चुनावी राजनीति के तहत जो है भाजपा उठाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड में भू कानून की लंबे समय से मांग हो रही है। पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी कौन है और बेटी के परिजनों को न्याय कब तक मिलेगा, ये जो है मुद्दे प्रमुखता से उठ रहे हैं। और अग्निवीर योजना में राज्य के युवाओं का भारी विरोध है, आक्रोश है। तो अब जनता इनको सबक सिखाने के मूड में है। भाजपा कोई भी प्रयास कर ले, कितना भी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करे, लेकिन भाजपा का कोई भी हथकंडा इस बार काम नहीं आएगा और पांचों जो है लोकसभा सीटें भाजपा इस बार हारेगी। समय जो मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं अपने दोनों सरकारों के, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार, दोनों सरकारों ने जिन जिन क्षेत्रों में प्रमुख जो काम किए हैं उन पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो नया 5 साल का जो नया प्रोजेक्ट है, जो अगली सरकार आएगी तो उसमें हमको क्या करना बाकी रह गया, क्या करना है, उस पर भी हम लोग संज्ञान लेकर के जनता के बीच में हमको चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड हिमालय राज्य है और हिमालय राज्य में हिमालय जैसे ही समस्याएं हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में राज्य की यही समस्याएं, यही मुद्दे उठ नहीं पा रहे हैं।
लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ही लड़ा जा रहा है, जबकि जरूरत राज्य समस्याओं का हल तलाशने की है, जिस पर सरकार गंभीर तो है, लेकिन समस्याओं का समुचित समाधान नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस चुनाव में प्रदेश की समस्याएं हिमालयी राज्य की समस्याएं मुद्दा बन पाती है, या फिर इस बार भी चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड राज्य में आपदा से जुड़े मुद्दे को लेकर आवाज तो उठती है, लेकिन लोकसभा का मुद्दा ये नहीं बन पाता और ना ही लोकसभा के चुनाव में इस पर नेता और पार्टियां बात करती हुई नजर आती है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा गरिमा दसोनी जी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रविंद्र सिंह आनंद जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सत्ताधारी पार्टी हैं आप और मुद्दों को लेकर जब बात होती है तो आपदा एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से खाका यहाँ पर निकलकर सामने आया है कि 1500 से लेकर 2000 करोड़ का नुकसान सालाना आपदाओं की वजह से उत्तराखंड झेलता है, उसके बाद भी चुनावों में ये मुद्दा नहीं है, क्या कहना है? देखिए, उत्तराखंड निश्चित तौर पर हिमालय राज्य जितने भी हमारे हैं, यहाँ पर आपदाग्रस्त सरकार भले चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये नेचुरल क्लाइमेटी है। यहाँ बारिश से, बर्फ से और सड़कों का जिस तरह से हमारे टूटती हैं, तो ये आपदाएं हैं। कहीं झील टूट गई, तो ये नेचुरल क्लाइमेटी है। इसको कोई पार्टी नहीं बल्कि हमारी सरकार ने निश्चित तौर पर, जब इससे पहले आपदा आई हैं तो उनका बहुत बेहतरीन तरीके से, चाहे वो SDRF के हो, NDRF हो, उनके माध्यम से हमने उनको ठीक करने का काम किया। अभी आपने देखा होगा सिलकारा में जिस तरह हमारे 40 लोग फंस गए थे, तो हमारी सरकार ने बड़ी संजीदगी से किस तरह से उनको मॉनिटरिंग करके और उनकी जीवन को बचाने का काम किया। इसी तरह आपने देखा होगा केदार घाटी में जो आई हुई आपदा थी, उसके बाद लोगों का पुनर्वास, उनके बच्चों का स्कूल का तमाम जो व्यवस्था नहीं, लेकिन आरपी रतूड़ी जी, उसके अलावा जो कारण होते हैं, जोशीमठ में जिस तरह से रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और फटकार के बाद रिपोर्ट सामने लाई गई, तो यदि इस तरह की आपदा आती है तो उसके पीछे कारण उत्तराखंड की जनता को भी पता होना चाहिए, नेताओं को भी और पार्टियों को भी इस पूरे मामले में पारदर्शी होना चाहिए। नहीं, निश्चित, और हमारी सरकार उस मामले में संवेदनशील, और हमने तत्काल जो जोशीमठ मामला सामने आया तो उसको हमने लोगों को वहां से तुरंत पुनर्वासित करने का काम किया, विस्थापित करने का काम किया और उनको सुविधाएं दी। अब ये मैंने कहा नहीं कि कुदरत की व्यवस्थाएं हैं, ये कोई आदमी के द्वारा नहीं है, ये हमारा भूकंपीय क्षेत्र भी है। नहीं, लेकिन रतूड़ी जी, आगे आने वाले समय में सरकारें इस पर क्या विजन रखती हैं, किस तरह से काम होगा कि इन पर काम किया जा सके, इन्हें कम किया जा सकते? ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं गरिमा जी के पास जाऊंगी। गरिमा जी, क्या लगता है आपको, अगर चुनाव में इस पर बात नहीं हो रही है और जिस तरह से आरपी रतूड़ी जी कह रहे हैं कि नेचुरल कैलामिटी है, वो ठीक है, नेचुरल कैलामिटी है, ये सबको पता है, लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास क्या है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपने सवाल जो पूछा था भाजपा के प्रवक्ता से, वो ये पूछा था कि ये चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं है, या सरकारों ने आज तक इसके लिए सफल प्रयास क्या किए, कारगर प्रयास क्या किए, और वो उत्तराखंड की जनता को बताने लग गए कि आपदा का मतलब क्या होता है, आपदा क्यों आती है और किन किन चीजों को आपदा कहा जा सकता है। वो तो सबको पता है कि पहाड़ी प्रदेश है तो आपदा के साथ तो चोली दामन के साथ रहेगा, लेकिन जो एडवांस टेक्नोलॉजी उत्तराखंड पिछले 23-24 सालों से मांग रहा है, प्रचंड बहुमत की सरकार वो क्यों नहीं दे पा रही है। हमने कलर डॉपलर मांगा, हमने ये रडार सिस्टम मांगा जिससे कि हमें ओलावृष्टि, अतिवृष्टि का पता चल सके और समय रहते सचेत हो सके लोग। लेकिन जो ये यहाँ पर गलत दावा कर रहे हैं वो ये है कि जोशीमठ भू धसाव के लोगों को पुनर्वासित उन्होंने कर दिया। हाँ, उसके नेता को जरूर उस जोशीमठ भू धसाव का जो झंडा बरदार था, जो अध्यक्ष था जोशीमठ बचाओ
समिति का, वो जरूर उसको पुनर्वासित उन्होंने भाजपा में ले जाकर कर दिया है। राजेंद्र भंडारी उनका नाम है। बद्रीनाथ के उन्होंने दांत खट्टे किए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पंजे के निशान पर विधायक बनकर आए थे और जोशीमठ भूतसाव के समय पर भर भर कर पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते थे और लोगों को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे जोशीमठ के लोगों का कि आपको पुनर्वासित मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन उनको पुनर्वासित करते करते वो खुद पुनर्वासित हो गए, लेकिन लोग जस्ते तस स्थिति में है। सिलक्यारा टनल हादसा आपको पता ही होगा कि 41 मजदूर 17 दिनों तक सिलक्यारा टनल में फंसे रहे और आप देखिए कि उस कंपनी जिसकी कोताही लापरवाही की वजह से वो टनल हादसा हुआ, और अब तो ये प्रूवन बात है क्योंकि रिपोर्ट भी जांच की आ चुकी है कि कंपनी की कोताही से हुआ, जो सेफ पैसेज बनाया जाना चाहिए था वो नहीं बनाया कंपनी ने, लेकिन आज तक उस कंपनी को पेनलाइज नहीं किया गया, दंडित नहीं किया गया। चमोली में हमने करंट हादसा देखा जिसमें 17 से 18 लोग काल कवलित हो गए और मौत का निवाला बन गए। वो जोशीमठ करंट हादसा भी जिस कंपनी की वजह से हुआ उसको भी क्लीन चिट महेंद्र भट्ट ने दे दी क्योंकि अंडर द टेबल सांठगांठ हो गई थी। अब वो नवयुगा कंपनी है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि तो पहाड़ के मौजूद मुद्दे हैं। और अगर आपने कहा कि चुनाव में नहीं उठ रहे हैं तो मैं इस बात से इनकार करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक एक मुद्दा जो है वो लोकल लिया है। अंकिता भंडारी पहाड़ के लोगों का दर्द है, मर्म है, यहाँ की बेटी के साथ अन्याय हुआ उसके लिए न्याय हम उठा रहे हैं। भर्ती घोटाले जो यहाँ हुए वो युवाओं के साथ छल हुआ। यहाँ जो केदारनाथ में 223 किलो सोना इस तथाकथित हिंदुत्व वाली पार्टी के नाक के नीचे हो गया। 223 किलो सोना मैडम केदारनाथ से चोरी हुआ, जांच आज तक नहीं हुई। तो ये सारे मुद्दे जो चाहे अनुसूचित जाति के साथ लड़कियों के साथ उत्तरकाशी में बलात्कार हो गया, आज तक मुआवजा तक नहीं मिला। पॉक्सो एक्ट के तहत उनको मुआवजा दिया जाना नहीं, लेकिन गरिमा जी आपदा के मुद्दे पर तो आपकी पार्टी भी इतना मुखर नहीं दिखाई देती है ना चुनाव के दौरान अंकिता भंडारी की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपदा की बात कहीं लिस्ट में नीचे है, कहाँ नहीं? जोशीमठ भूधसाव की हम लगातार बात उठा रहे हैं मैडम। मुझे आप ये बताइए कि जोशीमठ भूधसाव में लगातार जो लोगों के बीच में राहत कार्यों से लेकर लोगों को सांत्वना और संवेदना देने से ज्यादा साहस देने से कांग्रेस से अधिक किसने किया होगा? मैंने कहा तो पंजे के निशान वाला तो विधायक था हमारा जिसको ये ले गए। अब ये खरीद फरोख्त करके ले गए, डर से ले गए, लालच से ले गए, वो तो ये जाने, ये उनके दोनों के बीच की बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लगातार गरीबों की, वंचितों की, दुखियारों की आवाज उठाने का काम किया और आज भी हम जो चुनाव है वो हम लोकल मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हम कोई राष्ट्रीय मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो पूरे देश का प्रॉब्लम है, लेकिन हम उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उन पर घेरने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, रविंद्र जी आपके पास आऊंगी। रविंद्र जी, क्या लगता है आपको, लंबे समय से आपकी पार्टी वहां पर काम करती हुई नजर आ रही है, सफलता हालांकि उस तरह की अभी तक नहीं मिली है, लेकिन क्या लगता है आपको कि चुनाव में क्या स्थानीय मुद्दे उतनी अहम भूमिका निभा पाते हैं जितना केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है और जनता भी साथ देती है? देखिए, निश्चित तौर से अगर आप देखेंगे कि जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जो केंद्र के मुद्दे होते हैं, देश के मुद्दे होते हैं, वही बड़े मुद्दे होते हैं। हम बात करें आज मणिपुर की, जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था तब हमने भी और कांग्रेस ने भी धरने किए, प्रदर्शन किए और वहां के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की कि वो वहां जाकर के हस्तक्षेप करें, वहां की स्थितियों को समझें, संभालें। लेकिन वो विदेश घूमते रहे, वो मणिपुर का माँ भी नहीं बोल पाए। ये निश्चित तौर से आप ठीक कह रहे हैं, देश के मुद्दे तो हावी रहते ही हैं, लेकिन प्रदेश में, क्योंकि देखिए प्रदेश में जनता निवास करती है, तो प्रदेश में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो अभी मैं आपका देख रहा था, आपने सिलक्यारा टनल की बात की, गरिमा जी ने चमोली जो करंट हादसा है उसकी बात की। ये मानव जनित चीजें हैं, ये आपदा मानव जनित है, ये इंसानों के द्वारा की गई आपदाएं हैं। सिलक्यारा टनल जिस कंपनी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस कंपनी ने लापरवाही से यह हादसा कराया उसी ने 50 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर। देखिए, ये चीज समझनी पड़ेगी। सस्टेनेबल सोल्यूशन
सरकार को ढूंढने होंगे, हवाई बातों से पीछे रहना पड़ेगा। रतूड़ी जी, इसमें जवाब भारतीय जनता दीजिएगा। पार्टी पूरा का पूरा ध्यान चुनाव में रखती है 5 साल, लेकिन किसी भी चीज का सस्टेनेबल सोल्यूशन उनके पास नहीं है। उनसे आप बात करेंगे तो वो धर्म की बात करना शुरू कर देंगे, उनसे आप बात करेंगे वो हिंदू मुस्लिम की बात शुरू कर देंगे, वो पाकिस्तान ठीक है, आती हूँ मैं आपके चले पास। जाएंगे। रतूड़ी जी, जवाब दीजिएगा इस बात पर पहले। देखिए, हमारी कांग्रेस की बहुत ही गंभीर बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं। जहां तक अंकिता बेटी की बात कर रही थी, सबसे पहले आप देखिए कि उन तीनों को, अपराधियों को जेल में सरकार ने डाल रखा है। बाकी कानून व्यवस्था अपने कानून अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम करेगा, सजा उनको मिलेगी। निश्चित तौर पर उन्होंने कुकृत्य किया है, ये अपराध किया है और उसकी सजा उनको मिलेगी। अगर वो अपराधी न पकड़े जाते तो ये कहते कि यहाँ न्याय नहीं मिला। अरे भाई, न्याय तो अब न्याय प्रक्रिया न्यायालय के अधीनस्थ है। 3 अपराधी जेल में बंद है। जिस दिन भी उनका अपराध, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि वो कुकृत्य किया है, उसकी सजा उनको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी या छोड़ दिए गए हैं। तब तो एक दोषी कहते कि भाजपा दोषी है या फलानी पार्टी दोषी है। इनको अगर न्यायपालिका पर भरोसा है तो होना चाहिए, क्योंकि वो अब न्यायालय का काम है कि उनको कितने दिन में वो सजा देते हैं। नहीं, चलिए ठीक है। दूसरा- आपदा की बात जिस तरह से कर रहे हैं आप, नेचुरल कैलेमिटी की बात कर रहे थे। क्या कहा? हाँ, हमने देखिए आपदा में बढ़ चढ़ करके हमारे सचिव, जब जोशीमठ की दरारों का मामला आया तो हमारी सरकार ने सचिव को वहीं पर भी कहा कि आप जब तक ये पूरी तरह व्यवस्थित न हो जाए तब तक आप यहीं डेरा डाला। नहीं, सिलक्यारा टनल में जांच की बात हुई थी, किसकी लापरवाही थी और किसको अभी तक सजा इस पूरे मामले में, किससे आपने जवाब मांगा है? नहीं, जवाब मांगा है ना, जवाब मांगेंगे उस तभी तो सबसे पहले तो हमारा काम था कि हम उन 40 लोगों को बाकायदा जीवित बाहर निकाले। ये हमारी प्रायोरिटी थी पहले, जो हमने किया। बाकी तो जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा होगी मैडम, कार्रवाई होगी। क्या फांसी थोड़ी 1 मिनट में चढ़ा देंगे? अरे कानून अपना काम करता है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कानून अपना अरे जांच तो आपकी सरकार को करानी है ना रतूड़ी जी, कितना समय लगेगा आपकी जांच में? आपका ही प्रशासन, आपकी सरकारी जांच करा रही है ना। नहीं, अरे भाई, ये किसी कंपनी के पास ठेका है, जिस कंपनी के पास ठेका है उसकी जांच करेंगे, और अगर वो दोषी पाया जाता है। नहीं तो जांच की डेडलाइन आपकी सरकार नहीं तय करेगी। जांच की डेडलाइन कौन तय करेगा? कितना समय देंगे आप जांच के लिए? जांच हो रही है ना, जांच अपना काम कर रही है। उसमें डॉक्टर साहब, जिस दिन जांच, उस कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लिया है। 50 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उस कंपनी ने खरीद लिया है। अब जांच बंद कर दी जाए। भाई न्यायालय में जाओ ना, न्यायालय खुला नहीं है। क्यों दिया? किसने दिया? आपको नहीं मिला? आपको भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मिला है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको नहीं मिला? आप तो जिसकी साख ज्यादा थी आप हमारे भाई बाप हैं, आप हमारी सरकार हैं, उसकी कम मिल गया। आप हमारी सरकार हैं, आप माई बाप हैं प्रदेश के। हम प्रदेश का रोना आपके आगे हजूर, रोएंगे, आपकी पार्टी को भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मिला जो केवल 2 राज्यों में है, उनको भी मिला है। कितना मिला? वो अपनी अपनी पार्टियों की ने सिलक्यारा टनल लोगों में ने लापरवाही करी। जब उस पर कार्रवाई की बात आई, 50 करोड़ का उसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मिला है। आप भी जरा खुलासा कर दीजिए कि आपको किसने दिया। अब उसकी फाइल बंद कर दो। अब उसकी फाइल बंद कर दो। उसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लिया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भैया आपको भी मिला है। जरा बता दें वो किसने दिया और क्यों दिया। हम मेरे ख्याल से उत्तराखंड पर चर्चा कर रहे हैं, और मैं उत्तराखंड पे आपको कहना चाहूंगा कि जो अंदर है सिलक्यारा टनल पर जब जांच की आंच आई तो उस कंपनी ने 50 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लिया।
तो ठीक चलिए। हो गया, उसने दे दिया आपको चंदा। चलिए इस पर अभी चंदा जवाब दो, नहीं देंगे। चंदा गरिमा दो, जी मैं आपके पास आती सीधा हूँ। सिस्टम है आपका। गरिमा जी क्या लगता है आपको, क्योंकि आपदाओं की अब बात शुरू हुई और आप कह रहे हैं कि लगातार जोशीमठ को लेकर आप बात कर रहे हैं, चुनाव अब नजदीक है और चुनाव नजदीक है, तो इस मुद्दे को लेकर आप कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ आएगा सामने और किस तरह से आप इस मुद्दे को रखेंगे जनता के सामने? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि हमारे पूर्व ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी आपदाएं आ रही हैं, ये नेचुरल कैलामिटी नहीं है, ये प्रकृति का कहर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैदा किया कहर है। ये जगह जगह आप चौड़ीकरण करना है, ऑल वेदर रोड बनानी है आपको जागेश्वर में, क्योंकि जागेश्वर धाम में जाने के लिए इनको सड़क सकरी लग रही है। सोचिए, सालों साल से, आदिकाल से एक पौराणिक मंदिर है जिसकी इतनी मान्यता है कि वहाँ 12 मास भीड़ रहती है और एक धार्मिक स्थल की तरह, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह हर लिहाज से जागेश्वर लोगों को बहुत पसंद आता है। उसकी रमणीक ब्यूटी बहुत पसंद आती है क्योंकि वो प्रकृति के बीच में है, लेकिन उस प्रकृति से भी इनको छेड़छाड़ करनी है और वहाँ 6 लेन 8 लेन रोड बनानी है। उसके लिए हजारों पेड़ के कटान की इन्होंने जियो जारी कर दिया। तो ये सारा इनके द्वारा, यहाँ एयरपोर्ट है देहरादून में, उस एयरपोर्ट का इन्होंने विस्तारीकरण करना है, तो उसके लिए हजारों पेड़ काटने हैं। इन्होंने ऑल वेदर रोड बनानी है। अब आप बताइए, ऑल वेदर रोड किसको कहते हैं? क्या उस रोड में बर्फ नहीं पड़ेगी? क्या रोड बाधित नहीं होगी? क्या लैंड स्लाइडिंग नहीं होगी? आखिर ऑल वेदर रोड का मतलब क्या है? हमारे पास तो 4 धाम रोड ऑलरेडी पहले से है और बहुत चकाचक रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे जो आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु, उनको कभी कोई सड़कों के संबंध में तो दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे में ऑल वेदर रोड नाम दे दिया, हजारों पेड़ों का कटान कर दिया, लकड़ी माफिया को भी खुश कर दिया, भू माफिया को भी खुश कर दिया, खनन माफिया को भी खुश कर दिया। खनन में इतना नहीं, तो आपका क्या कहना है कि विकास नहीं होना चाहिए? विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास होना चाहिए जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठा सके, जो सस्टेनेबल हो। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? कंक्रीट के जंगल, पानी तक पीने के लिए नहीं होता यहाँ गर्मियों के समय में। न गढ़वाल के क्षेत्र में, न कुमाऊं के क्षेत्र में सारी नदियां सूखती चली जा रही हैं। खनन माफिया इतनी बुरी तरीके से हावी है कि पुल बनता बाद में है, टूट पहले जाता है। हर पुल की जड़ों को तक खोद डाला है खनन माफिया ने, उसके स्तंभों को, उसके पिलर्स को खोद डाला है। तो ये सारा भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। महिलाओं के ऊपर एट्रॉसिटी कई गुना बढ़ गई है। 9 हिमालयी राज्यों में हम नंबर 1 में आ गए हैं महिला अपराध में। इससे ज्यादा बड़ी डूब के मरने की बात भाजपाइयों के लिए क्या हो सकती है कि आप 7 साल से यहाँ प्रदेश में काबिज हैं, 10 साल से सेंटर में काबिज हैं, और उत्तराखंड को जो देवभूमि कहलाता है, आपके वहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि युवाओं पर लाठी ये चलाएंगे, किसानों के लिए कील ये बिछाएंगे, महिलाओं का बलात्कार ये करवाएंगे, क्योंकि अंकिता भंडारी के बलात्कार में जो शामिल है वो इनका नेता है, उसका पुत्र है। तो आज यहाँ उत्तराखंड में जितने अपराध हो रहे हैं, चाहे वो भर्ती घोटाले हो रहे हो, चाहे वो खनन घोटाले हो रहे हो, चाहे वो अंकिता भंडारी जैसी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हो, उन सब में भारतीय जनता पार्टी। रतूड़ी जी जवाब दीजिएगा, फाइनल कमेंट भी दीजिएगा। देखिए, अगर गरिमा जी कहती हैं कि भाजपा के लोगों द्वारा, तो जो केदारनाथ आपदा आई थी, क्या उस समय कांग्रेस सरकार थी? ये कांग्रेस सरकार ने आपदा वो लाई थी? क्या ये कहेंगे, जिम्मेदारी लेंगे कि वो आपदा हमने लाई थी, हमारे द्वारा? नहीं, लेकिन उनका ये भी कहना है ना कि यदि आप टेक्निकली स्ट्रांग होने की बात करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, तो सरकार के द्वारा इंतजाम होने चाहिए कि आप कम से कम। ये तुलना ही बेमानी है और बेतुकी है। हमारे द्वारा हुई है। केदारनाथ आपदा एक दैवी आपदा थी, कह दीजिए ना कि हमारे द्वारा है। 11 टनल हादसा हो, जोशीमठ भू धसाव हो, या फिर चमोली का करंट हादसा हो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनको चमोली के लोगों ने पिछले 5 सालों में कई बार पत्र दिया कि हमारे घरों में दरार आ रही है, इसको रोकिए, लेकिन महेंद्र भट्ट ने सुना कर दिया। चलिए ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। रतूड़ी जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा। नहीं होता। और अगर कह रहा हूँ कि हमारी सरकार तो जिस तरह से बैकडोर एंट्री इनके वहाँ कंपनियां ब्लैकलिस्ट है दूसरे प्रदेशों में, कितना सख्त है, ये आज डरे हुए हैं कांग्रेस के लोग या अन्य दलों के कि आज जनता इनके साथ खड़ी है, इन पर भरोसा करिए, तभी तो 2022 में हमारी सरकार लौट के आई।
क्यों नहीं इन पर भरोसा चलिए किया? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का करना चाहूंगी, रतूड़ी जी, गरिमा सोनी जी, रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तराखंड में आपदा को लेकर मुद्दे पर बात तो हो रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा नहीं। अब देखना ये होगा कि जनता के साथ ही साथ तमाम पार्टियां इस मुद्दे को लेकर कितना संजीदा होती हैं और आने वाले समय में उत्तराखंड में आपदाओं को कम करने के लिए किस तरह का सहयोग कर पाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बनी रही इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।